हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग के पर्टिकुलर टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज आगामी परीक्षा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक होंगे और हेल्पफुल होंगे। इससे आपके कई सारे बेसिक कंसेप्ट है जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप उसको क्वेश्चन को कर पाते हो। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने में सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको किसी एमसीक्यू का पहले से आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो पहला प्रश्न है, सी लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय। सी लैंग्वेज को किसके द्वारा विकसित किया गया? पहला ऑप्शन केन थॉमसन, डेनिस रिची, पीटर नॉर्टन, मार्टिन रिचर्ड्स। अगर आप सही आंसर जानते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि पता चले कितने स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक नॉलेज क्लियर है। इसका सही आंसर है डेनिस रिची। इससे संबंधित आपसे और भी डेनिस रिची और सी लैंग्वेज से संबंधित आपको और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग डेनिस रिची द्वारा कब डेवलप की गई? तो सी प्रोग्रामिंग डेनिस रिची द्वारा ईयर 1972 में डेवलप की गई। कहां पर डेवलप की गई, ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो AT&T बेल लैब्स में की गई। और ये कहां स्थित है? ये जो बेल लैब है ये USA में स्थित है। चौथा प्रश्न आपसे इससे संबंधित ये भी पूछा जा सकता है कि इसको किसके लिए डेवलप किया गया? तो यूनिक्स नाम का एक प्रोजेक्ट था जो बेल लैब में चल रहा था। यूनिक्स आपको क्या है पता होना चाहिए, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कोडिंग करने के लिए, इसको लिखने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता थी। तो उसके लिए, इसी को डेवलप करने के लिए इन्होंने कौन सी भाषा यूज की? सी लैंग्वेज डेवलप की। अब बात आती है इससे पहले वाली लैंग्वेज, जैसे कि बेल लैब में इससे पहले जो लैंग्वेज थी, सी से जो पूर्ववर्ती लैंग्वेज है वो बी है, और इससे भी जो पहले लैंग्वेज थी वो है BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसके बाद लैंग्वेज आई बी, और उसके बाद जो लैंग्वेज आई वो सी आई। ये जो दोनों लैंग्वेज, ऐसा क्या था कि ये दो लैंग्वेज इसको डेवलप करने में असमर्थ थी, मतलब उनको लगा उनको एक नई लैंग्वेज की आवश्यकता हुई। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जो दोनों लैंग्वेज थी ये टाइपलेस थी, मतलब इसमें डेटा टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं था। और सी जो है एक टाइप लैंग्वेज है, और सी जो है यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नॉर्मल यूजर यूज करता है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने में सहायक होता है। तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूनिक्स नाम के सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उनको फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी लैंग्वेज जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करें। तो जो चीज इसमें नहीं थी, आसान हो और फ्लेक्सिबिलिटी, कई प्रकार के डेटा को उस लैंग्वेज की सहायता से रिप्रेजेंट कर पाए, फिक्स्ड नहीं हो, यूजर अपनी तरह से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर कर सके, मतलब अपने कई प्रकार का डेटा वो डिफाइन कर सके। इसीलिए सी की खोज की गई, विकास किया गया। और किसके द्वारा? डेनिस रिची द्वारा। कहाँ पर? बेल लैब्स में 1972। और ये बेल लैब कहाँ स्थित है? USA में स्थित है। एक प्रश्न आपको यहाँ से और पूछा जा सकता है कि जब ये जिस सिस्टम पे ये डेवलप किया गया वो कौन सा सिस्टम था, मतलब वो कौन सा कंप्यूटर था जिस पर सी भाषा का विकास किया गया उस समय जो बेल लैब में यूज हो रहा था। तो आपको याद होना चाहिए ये प्रश्न, PTP-11 नाम का एक कंप्यूटर था। और ये कौन से और कंपनी द्वारा बनाया गया था? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ही प्रश्न से संबंधित और भी कई प्रश्न बन सकते हैं जो यहाँ डिस्कस कर चुके हैं हम। तो हाँ, डेनिस रिची सही आंसर है। तो जिसने भी डेनिस रिची आंसर किया है इसका, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी कैन बी यूज्ड ऑन, मतलब सी को किस पर यूज किया जा सकता है? अब सी भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है, हम प्रोग्राम लिखेंगे और वो प्रोग्राम किसी न किसी हार्डवेयर पे रन होगा। कहाँ रन होगा? हार्डवेयर। और ये जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम को चलाता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को क्या करता है? मैनेज करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है। ये दोनों मिला के आप इसको क्या कहते हो? हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसको प्लेटफॉर्म कहते हो। क्या कहते हो? प्लेटफॉर्म। तो जब सी को बनाया गया था
तो उनकी जो फिलॉसफी यही थी, एक ऐसी भाषा बनाई जाए जिसमें लिखा हुआ प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन किया जाए, मतलब कंप्यूटर किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें क्यों ना रन हो रहा हो, जो सी प्रोग्राम लिखा गया है एक बार, वो बिना किसी परिवर्तन के हैं या बहुत ही मिनिमम चेंज, नो चेंज और मिनिमम चेंज के साथ वो प्रोग्राम उस मशीन पे रन हो जाए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इनकी जो फिलोसफी थी वो क्या थी, एक ऐसी लैंग्वेज बनाए जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो बात सी में ये गुण है, सी इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अब बात करते हैं द ऑप्शंस आर सी कैन बी यूज्ड ऑन, फर्स्ट इज एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, केवल एमएस डॉस ओनली यूज हुआ है, यहाँ ध्यान रखना, आप प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा। ओनली एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओनली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो है आपका ये तो आपको पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो है यूनिक्स का फ्लेवर है, यूनिक्स जो है ये कमर्शियल है, और जो लाइनक्स है वो आपका क्या है, ओपन सोर्स, फ्री अवेलेबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले तीनों ऑप्शन है, क्या ये केवल इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज किया जा सकता है? तो हमने कहा सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जिसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का पार्ट है, इसका मतलब सी जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो जिसने भी ऑल ऑफ द अबव किया है उनका करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। सी प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है किसकी सहायता से? तो फर्स्ट ऑप्शन एडिटर, एक एडिटर की सहायता से, और कंपाइलर, एक कंपाइलर की सहायता से, या थर्ड ऑप्शन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी की भी सहायता से नहीं। तो आइए समझते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी, कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है, और जो क्या कर सकती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही कर सकती है। ठीक है, अब बात आती है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करती है और ये किस लॉजिक पे काम करता है? ये बाइनरी लॉजिक पे काम करता है। आपको याद होना, आपने पढ़ा होगा बेसिक पिछली क्लासों में कि कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी लॉजिक पे काम करता है, मतलब ये दो स्टेट्स में काम करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो डिजाइन किए जाते हैं वो दो स्टेट में काम करता है। ठीक है, तो 0 एंड 1, एक स्टेट को 0 कहा, एक को 1 किया, तो ये बाइनरी, और इसमें जो गणित काम आती है, जो मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच इसमें काम आती है, उसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। तो आपसे इस संबंध में हो सकता है प्रश्न पूछा जाए कि कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो गणित की कौन सी शाखा से संबंधित है, उनका जो निर्माण है वो बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो जो भी निर्देश, आप कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी, इसमें दो ही डिजिट होते हैं, किसी भी चीज को व्यक्त किया जाएगा तो वो 0 और 1 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है कंप्यूटर, गणित की गणनाएं करता है, पर नंबर सिस्टम कौन सा यूज करता है? बाइनरी। किसी भी नंबर को व्यक्त करेगा तो 0 और 1 दो ही डिजिट होंगे, इसी रूप में व्यक्त करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर आज भी लें तो कंप्यूटर आज भी कौन सी भाषा में निर्देशों को संपन्न करता है? फाइनली निर्देश को किस में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो वो है आपका बाइनरी लैंग्वेज में जरूरी है। ठीक है, तो सी प्रोग्राम को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको उसमें मशीन पे रन होना है। तो ये कौन करता है? तो आइए समझते हैं। पहला ऑप्शन एडिटर। एडिटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे एडिटर के। जैसे कि आपका एक एडिटर है नोटपैड। एडिटर एक प्रोग्राम है, एडिटर आपका क्या है? एडिटर एक प्रोग्राम है जिसकी सहायता से आप टाइप करते हो किसी प्रोग्राम को। इसके जो उदाहरण है वो कौन हो गए? एक तो हो गया आपका नोटपैड, और कई सारे आईडीई के अंदर इनबिल्ट एडिटर रहते हैं। नोटपैड आप एक जनरली ज़्यादातर यूज होना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है ये पहले से, और लिनक्स में जो एडिटर होता है वीआई एडिटर, जहां आप टाइप कर सकते हो, टाइप करके आप उसको सेव करते हो एक टेक्स्ट फाइल में। और जो सी प्रोग्राम है उसका एक्सटेंशन जो होगा वो क्या होगा? डॉट सी होता है, मतलब फाइल का नाम होगा फाइल नेम और डॉट सी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? फाइल नेम और उसके बाद डॉट सी होता है। तो एडिटर एक प्रोग्राम है जो सी प्रोग्राम को टाइप करने में सहायता करता है, मशीन में नहीं बदलता है। दूसरा सॉफ्ट कंपाइलर, कंपाइल का अर्थ कंपाइल करना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जो क्या करता है, एक
हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, और मशीन मतलब बाइनरी लैंग्वेज में। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि आपको पता है ये सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो द करेक्ट आंसर इज अ कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, द रियल कॉन्स्टेंट्स इन सी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन विच फॉर्म? रियल कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट क्या होता है पहले तो आपको द करेक्ट आंसर है फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब भिन्न के रूप में। डेसिमल फॉर्म, इसको आप डेसिमल फॉर्म भी कह सकते हो। डेसिमल फॉर्म में मतलब नंबर्स को आप व्यक्त करते हो, जैसे कि 4.5 एक डेसिमल नंबर है, इसमें जहां दशमलव का प्रयोग हो, तो फ्रैक्शनल फॉर्म भिन्न के रूप में, डेसिमल फॉर्म कह सकते हो आप इसको। द सेकंड आंसर इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है हम देखते हैं अभी। आस्काई फॉर्म, ये क्या है इसको भी हम समझेंगे, या फिर दोनों में। फोर्थ आंसर इज फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंशियल, दोनों फॉर्म में आप रियल कांस्टेंट को व्यक्त कर सकते हो। तो आइए पहले तो समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद रियल कांस्टेंट क्या होता है, सी में कितने प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो हम एक एक करके समझते हैं। तो रियल कांस्टेंट, पहले तो हम समझ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रियल कांस्टेंट, रियल मतलब डेसिमल नंबर्स। रियल नंबर्स आपने सुना होगा, डेसिमल नंबर जितने भी है दशमलव संख्याएं, उनको रियल नंबर्स कहा जाता है। तो रियल नंबर्स को व्यक्त करने के लिए रियल नंबर रियल कांस्टेंट को व्यक्त करता है। तो जो भी डेसिमल कांस्टेंट होगा आपका 4.5, 3.25, ये सब डेसिमल, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। ये जो सीधी फॉर्म है इसको तो बोलते हो, आप क्या बोलते हो, ये दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म्स हैं जहाँ दशमलव का प्रयोग करते हो। ठीक है, एक और फॉर्म व्यक्त किया जाता है जब नंबर आपका जैसे कि 3 × 10⁹ इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, इसको अगर आपको फ्रैक्शनल व्यक्त करना हो तो क्या कैसे व्यक्त करें, कम से कम लिखना पड़े और आसान हो बड़े संख्याओं को, या संख्या बहुत ही छोटी है, छोटी इन द सेंस जैसे कि आपका 4.25 × 10⁻⁻6, ये बहुत ही छोटा नंबर है। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, जहाँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज की जाती है रियल कांस्टेंट को व्यक्त करने के लिए, और वो क्या है, जैसे कि 3 और ई लिखा जाता है, और ई के बाद जो पावर है इसकी, ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे 9। ये इसको इस रूप में लिखोगे, आप प्रोग्राम में लिखोगे तो इस रूप में, जनरली आप पेपर पे और लिखते हो आमतौर पे मैथमेटिक्स में तो इस रूप में लिखते हो, पर प्रोग्राम में आप यहाँ आप स्मॉल ई की जगह कैपिटल ई का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसके दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसको फ्रैक्शनल में भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो चौथा होगा, बोथ फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ई से जो पहले नंबर आ रहा है इसको तो कहते हैं मैंटिसा। ये आपको थोड़ी इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को मैंटिसा कहते हैं, और जो ई के बाद यूज होता है इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट आपका हमेशा जो होना चाहिए वो पॉइंट में नहीं हो सकता, ये इंटीजर होगा। ये आपका क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ इसको लिखने में आप कैसे लिखोगे, 4.25 E-6, तो ये नेगेटिव हो सकता है, पर ये इंटीजर होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये पूर्णांक होना चाहिए। तो दो फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें दो पार्ट होते हैं, मैंटिसा और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और समझते हैं कि ये कांस्टेंट सी में और कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कांस्टेंट क्या होता है। पहला तो कांस्टेंट मतलब जिसका मान प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान परिवर्तन नहीं हो, फिक्स है, नियत है, फिक्स्ड है, कह सकते हैं नो चेंज, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रोग्राम के दौरान जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो कांस्टेंट कहलाता है। फिक्स मान है, वैल्यू है, फिक्स है मतलब वो वही रहेगी, जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, ये कहीं चेंज नहीं होना। ठीक है, तो कितने प्रकार के कांस्टेंट हो सकते हैं सी में, तो एक तो होगा इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट वे सारे कांस्टेंट जो पूर्णांकों को, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, -10 हो गया, 624 हो गया, ये सब इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रियल कांस्टेंट। हमने देखा अभी जो हमारे क्वेश्चन से संबंधित था, रियल कांस्टेंट मतलब डेसिमल नंबर्स को, पॉइंट वाले नंबर्स को, फ्रैक्शनल नंबर्स को व्यक्त करने में 5.6 हो गया, -7.8 हो गया, इस तरह से जो भी नंबर है उनको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद एक और आता है स्पेशल, याद रखना है आपको, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आगे आएंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये
यहाँ कैरेक्टर का अर्थ क्या होता है प्रोग्रामिंग की भाषा में? कैरेक्टर का अर्थ होता है अक्षर। जो भी अक्षर आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो उसको प्रोग्रामर की भाषा में, प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या कहा जाता है? कैरेक्टर कहा जाता है। आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि कैरेक्टर कौन हुआ? एक तो सारे अल्फ़ाबेट्स, ये कैरेक्टर है, अकेला ए एक कैरेक्टर है, ए से लेके स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, डिजिट सारे, और कीबोर्ड पे जितने भी की है वो एक कैरेक्टर को व्यक्त करता है, ठीक है। इन कैरेक्टर को किस में व्यक्त किया जाता है ये हमें देखना है। समझने की बात ये है कि जो ये कैरेक्टर्स हैं इनको व्यक्त किस में किया जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स जितने भी है, कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में कैसे व्यक्त किया जाता है? अब कंप्यूटर ये नहीं समझता, हम तो देख रहे हैं इसलिए समझते हैं इसको बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर केवल कौन सी भाषा समझता है? तो कोई न कोई ऐसा बाइनरी कोड यूज किया जाता होगा इन अक्षरों के लिए, इन कैरेक्टर्स के लिए, उसको कहते हैं आस्काई कोड। इसकी इसकी जो पूरा नाम इसका क्या है? इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए जो कोड काम में लिए जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर और यूजर और एक जगह से दूसरी जगह भी भेजना हो कि आपने, तो हर जगह ये सेम होना चाहिए, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि कोई कैरेक्टर अगर कोड भेजा है तो उसका कोड मीनिंग सब जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ताकि उसको इंटरप्रेट किया जा सके, समझा जा सके। तो इसको आस्काई कोड कहते हैं। ये जनरली जो जब ये कोड बना था तब ये 7 बिट का था, और 7 बिट से आप बाइनरी में है, तो बाइनरी में हमें पता है जो आधार होता है नंबर सिस्टम बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो उसमें जो आधार होता है वो आपका बेस क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि इसमें अंक कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1, ठीक है। बेस 2 होता है, 0 और 1। डेसिमल में जो होता है बेस क्या होता है? 10 होता है, क्योंकि उसमें डिजिट कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कोड कितने बन सकते हैं? आप 2 की घात 7, 2 की घात 7 कितना हुआ? 128 कोड्स हो सकते हैं। मतलब आप केवल डिफरेंट 128 कैरेक्टर को ही कोड दे सकते हो। अगर आपके अक्षरों की संख्या या कैरेक्टर से ज़्यादा है तो यहाँ ये फेल हो जाएगा, वहाँ पे ये काम नहीं आएगा। तो उसके बाद नया जो कोड आया वो आया एक्सटेंडेड आस्काई आया, और यही आजकल जितने भी कीबोर्ड्स है उन सब में ये एक्सटेंडेड आस्काई कोड यूज होता है। ये आस्काई कोड 8 बिट का था, और आपको पता होना चाहिए 1 बाइट कितने बिट का होता है? 8 बिट का, ठीक है। यहाँ कोड्स की संख्या कितनी होगी? 2 की घात 8, 2 की घात 8 मतलब 256 कोड्स होंगे, डबल हो गए जैसे, ठीक है। तो इस प्रकार से 256 विभिन्न अक्षरों को, तो लगभग कीबोर्ड पे आपके की लगभग होती है 105, और यहाँ आपके पास कोड है, मतलब आप और भी कई कैरेक्टर्स को व्यक्त कर सकते हैं इस आस्काई कोड, एक्सटेंडेड आस्काई कोड की मदद से। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण सवाल संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। पर अगर विश्व की सभी भाषाएं कहें तो 256 तो अक्षर होंगे नहीं, क्योंकि अकेले हिंदी, संस्कृत और भी कई भाषाएं, जैसे कि भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, तो उनके सब अक्षर सम्मिलित करें, और चाइना की भाषा में करीब 3000 अक्षर या बहुत सारे अक्षर हैं, जापानीज भाषा, विश्व की और भी कई भाषाएं हैं। तो बात करें तो वो तो 256 से बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, ऐसा कौन सा कोड यूज़ करते होंगे इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए या एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए? तो उसके बाद जो आया कोड वो आपका है यूनिकोड यूज़ होता है। इसके बाद जो कोड आया वो कौन सा आया? यूनिकोड आया, ठीक है। तो ये यूनिकोड जो होता है ये कितने बिट का होता है? आपको ध्यान होना चाहिए 16 बिट का। तो यहाँ कोड्स की संख्या 2 की घात 16 हो जाएगी, ठीक है। जो कि आपका 2 की घात 16 एक सफिशिएंट नंबर है। आप इसको फाइंड करोगे एग्जैक्टली क्या होता है, और इतने कोड्स को व्यक्त कर सकते हैं, इतने अक्षरों को व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये यूनिकोड की सहायता से आप विश्व की सभी भाषाओं को, लगभग अक्षरों को व्यक्त कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं इसी के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, अ कैरेक्टर वेरिएबल कैन एट अ टाइम स्टोर। कैरेक्टर वेरिएबल, तो पहले हम समझते हैं, फिर 1 कैरेक्टर पहला ऑप्शन, 8 कैरेक्टर्स, 250 कैरेक्टर्स, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इससे चेक हो कि आपका नॉलेज कितना है। आप अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर अभी अभी हमने सीखा कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल कैरेक्टर अक्षर को व्यक्त करता है, विभिन्न अक्षरों को व्यक्त कर, अक्षर को ही कैरेक्टर कहा जाता है। अब वेरिएबल क्या हुआ?
वेरिएबल अभी हमने पढ़ा था कांस्टेंट, कांस्टेंट का मान में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है वेरी, वेरी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तनशील, मतलब जो परिवर्तनशील है, जिसके मान में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान परिवर्तन हो सके, उसको आप वेरिएबल कहोगे। अब आप पूछोगे वेरिएबल, अब कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर करोगे तो क्या कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर, मेमोरी सेल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और मेमोरी को कई सेल में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक ही नहीं है, उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। उस जो सबसे छोटा है वो सेल, इसको आप बाइट एड्रेसेबल है तो सबसे छोटा सेल बाइट भी कह सकते हो, एक एक बाइट का सेल है, ठीक है। बाइट तो मेमोरी नापने का यूनिट है, कितने बाइट की मेमोरी है, ठीक है। तो ये सेल है, इसमें स्टोर करोगे मेमोरी सेल में। तो इसके अंदर मान लो अभी 5 है, थोड़ी देर बाद ये 5 चेंज होके यहाँ और आसानी से एक्सेस हो, इसलिए इसको नाम भी दिया जाएगा। तो वेरिएबल जो क्या है, अब हर एक मेमोरी में कैसे एक्सेस करते हैं, एड्रेस होता है उसका कोई, तो जो 100 है यहाँ पे, जैसे कि 100 इसका मेमोरी एड्रेस है, और एड्रेसिंग नंबर होगा, क्योंकि कंप्यूटर केवल किस पे काम कर सकता है, नंबर्स को ही पहचानता है, नंबर न्यूमेरिक कैलकुलेशन करता है और ये नंबर्स को आसानी से हैंडल करता है। तो एड्रेस जो होगा वो एक नंबर होगा, ठीक है, इस तरह से। पर नंबर याद रखना मुश्किल है, हमें नहीं पता कि कहाँ से हुआ है, हमने जो वेरिएबल कुछ लिया हो मेमोरी डेटा स्टोर करने के लिए रिजर्व किया हो, तो नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल आपका क्या है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है वेरिएबल की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इससे संबंधित सवाल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी 5 है, अभी यूजर ने x बराबर 5 करेंगे तो जो ये मेमोरी लोकेशन जिसको x व्यक्त करता है, ठीक है। अब हम प्रोग्राम में 100 यूज नहीं करेंगे, हम नेम यूज करेंगे, जो नेम हमने वेरिएबल को दिया है। तो ये फीचर सी के अंदर है, हम एड्रेस को नेम से यूज कर सकते हैं। तो हमें एड्रेस याद रखने की प्रोग्रामर को जरूरत नहीं पड़ती है। तो x इक्वल्स टू 5 मतलब x नाम का जो वेरिएबल है जो उस मेमोरी लोकेशन पे 5 स्टोर होगा। कुछ देर बाद मान लो ये चेंज हो गया, 6 किया, तो अब यहाँ नया मान क्या होगा, तो ये चेंज हो सकता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। इसीलिए इसको जो कहा जाता है नेम्ड मेमोरी लोकेशन को क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। ये एक सही शब्द है जो इसको डिफाइन कर रहा है, वेरिएबल नाम रखा है इन्होंने इसका। अब कैरेक्टर वेरिएबल हमने पढ़ा, कैरेक्टर तो है एक अक्षर को कहा जाता है, ठीक है, कैरेक्टर मतलब एक अक्षर एट अ टाइम। तो ये आपका सही आंसर होगा एक अक्षर, 1 कैरेक्टर। ये एट अ टाइम 1 बाइट, और ये एक कैरेक्टर कितने बाइट स्टोर रिजर्व कर लेगा आपके मेमोरी के, ये डिपेंड करता है, कंपाइलर पे डिपेंड करता है। वैसे आगे हम पढ़ेंगे इसको और भी क्लियर होगा आपका ये कंसेप्ट। कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल कितने बाइट लेगा। 16 बिट अगर कंपाइलर है तो आपका जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट लेगा, ठीक है। तो एक ही कैरेक्टर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और हमें पता है 1 बिट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट, और ASCII कोड जो है वो कितने बिट का होता है, 8 बिट का, ठीक है। तो एक कैरेक्टर इज द करेक्ट आंसर, तो जिसका आंसर 1 कैरेक्टर है वो सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अब बात आती है कैरेक्टर अक्षर कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर, ये आपको याद होना चाहिए, ये समझना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब एक अक्षर होना चाहिए और ये इन्वर्टेड कॉमा फॉरवर्ड कॉमा होने चाहिए। कौन से, ये जो है कैरेक्टर कांस्टेंट है, कैरेक्टर के ऊपर 2 फॉरवर्डेड फॉरवर्डेड है कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा फॉरवर्ड होने चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा है, फॉरवर्ड होने चाहिए, डायरेक्शन इनकी ये होनी चाहिए। जनरली आप यूज करते हो तो एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ होता है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए दोनों ही फॉरवर्ड होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ टाइप करने में, क्योंकि एडिटर में टाइप किया होगा तो ये गलत है, ये दोनों क्या होने चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए यहाँ सब जगह, ठीक है। तो पहला आंसर है थैंक यू, एंटर वैल्यूज ऑफ PANR, ये पूरा। थर्ड इज द 23.56 ई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक रियल कांस्टेंट को व्यक्त कर रहे हैं और सिंगल कोट में। तो हमारा यू रूल हो गया, सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन एनक्लोज्ड, किसमें एनक्लोज्ड किया गया हो, फॉरवर्डेड इन्वर्टेड कॉमास में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल कॉमास भी होते हैं इन्वर्टेड कॉमा, पर ये सिंगल कॉमा यूज होते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए और एनक्लोज्ड होना किसमें, सिंगल कोट्स में। तो यहाँ ये भी गलत है, क्योंकि इसमें तो कई अक्षर हैं, कई कैरेक्टर्स है, T है, H है, A है, 1 2 3 4 5, फिर एक स्पेस है, 6 7 8 9, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, पर उसको आप प्रिंटेबल नहीं है, स्पेस भी आपका क्या है, एक कैरेक्टर है,
हाँ ये प्रिंटेबल नहीं है, ये आपको पेपर पे दिखेगा नहीं, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। तो इस तरह से कई हो गए, ये आपके 5 और 3 8 वाले 9 हो गए। इसमें भी कई सारे कैरेक्टर है, ये भी नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये कई सारे कैरेक्टर्स है और कैरेक्टर कांस्टेंट का अर्थ होता है सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ऑल ऑफ। नॉट ए कैरेक्टर कांस्टेंट कौन नहीं है, ये सारे ही नहीं है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो जिसने भी ये आंसर किया उसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 7। द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सी स्टेटमेंट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और सी में जो हर एक डिक्लेरेशन या हर एक स्टेटमेंट एंड किससे होता है, सेमीकोलन से, उनके एंड में सेमीकोलन आता है, ये एक स्टेटमेंट है। ये बता रहा है सी एच नाम का एक वेरिएबल है। सी एच क्या है आपका यहाँ पे, मैं इसको और एलिबोरेट कर रहा हूँ, वेरिएबल नेम है ये, एक वेरिएबल लिया इन्होंने जिसका जो टाइप है वो क्या है, मतलब इसमें आप किस तरह की वैल्यू स्टोर करोगे, कैरेक्टर। ये डेटा टाइप है आपका, ये आपका डेटा टाइप है, मतलब इसके लिए जो मेमोरी में स्पेस रिजर्व होगा वो कितना होगा, जितना कि कैरेक्टर की साइज होगी, 1 बाइट रिजर्व हो जाएगा। कैरेक्टर की साइज 1 बाइट होता है। मान लो इसकी एड्रेस 100 है और इसको जो नाम देंगे वो नाम क्या होगा, यहाँ पे सी एच नाम है, ये वेरिएबल नेम है। इक्वल्स टू का मतलब आप इसमें एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है। और वैल्यू असाइन कर रहे हो, क्या असाइन कर रहे हो, जेड, कैपिटल जेड, ठीक है। तो यहाँ ये पूछ रहा है, सवाल ये है कि यहाँ स्टोर क्या होगा, बेसिकली मेमोरी के अंदर क्या स्टोर होगा। यहाँ मेमोरी के अंदर जेड स्टोर होगा, आस्काई वैल्यू ऑफ जेड स्टोर होगा, या दोनों, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ आस्काई, क्योंकि मेमोरी के अंदर क्या स्टोर होगा, बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो आप मेमोरी के अंदर, तो बाइनरी कोड स्टोर होगा आपके मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो इस कैरेक्टर को मेमोरी में जब स्टोर किया जाएगा, आप लिखोगे तो जेड, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, आस्काई कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो भी इक्विवेलेंट आस्काई कोड होगा, एक हर एक कैरेक्टर का आस्काई कोड है, जो आस्काई टेबल है, इसकी स्टैंडर्ड आस्काई टेबल है, उसमें हर एक कैरेक्टर का एक कोड डिफाइन कर रखा है। तो जो जेड का जो एग्जैक्ट कोड होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कैरेक्टर जेड स्टोर होगा नहीं, आस्काई कोड स्टोर होगा, ठीक है। और वो आस्काई कोड जेड को व्यक्त करेगा, ये है। एज इट इज जेड तो स्टोर नहीं होना है, ठीक है, इस तरह से। तो करेक्ट आंसर इज आस्काई कोड, जेड अलॉन्ग विद इन्वर्टेड कोमा, ये तो नहीं है, दोनों ये दोनों भी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज आस्काई वैल्यू ऑफ जेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव। एक इंटीजर कांस्टेंट है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। अब इंटीजर कांस्टेंट जब आप कहीं स्टोर करोगे तो इंटीजर कांस्टेंट जो है वो कितने साइज का होगा, 2 बाइट का होगा। कंप्यूटर की मेमोरी में ये 2 बाइट से अब लिमिटेड है, 2 बाइट में अब एक लिमिटेड मैक्सिमम नंबर इतना ही होगा, उससे बड़ा नंबर होगा अगर वो 2 बाइट से ज़्यादा, मतलब 16 बिट। अगर कोई नंबर है और वो 16 बिट से ज़्यादा ले रहा है, 17 बिट, तो वो आप स्टोर नहीं कर पाओगे। आप दो इंटीजर कांस्टेंट में केवल वही नंबर स्टोर कर पाओगे जो 16 बिट ले रहा हो। तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा, जब ये सारे ही 16 क्या हो जाए, मान लो आपके पास 16 बिट में यहाँ एक रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आपके है। तो मान लो ये स्पीड को 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं बिट को जब नंबरिंग देते हैं। जनरली ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यही फॉलो होता है। तो लास्ट बिट आपका क्या हो जाएगा, 15। इसको LSB कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि इसका जो स्थानीय मान होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप स्थानीय मान समझते हो तो इसलिए इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसकी महत्ता, स्थानीय मान जो है, महत्वता, स्थानीय मान बहुत ज़्यादा है और इसका स्थानीय मान सबसे क्या होगा, कम होगा। जैसे कि मान लो 24 है तो 4 का जो स्थानीय मान, यहाँ 2 का स्थानीय मान 20 है, 2, क्योंकि ये इकाई के अंक में है तो 4 × 1, 2 × 10 स्थानीय मान इस तरह से निकाला जाता है। तो 2 का स्थानीय मान यहाँ पे 20 है, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाओगे उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती जाएगी, उसका स्थानीय मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये इसको MSB कहते हो। अब यहाँ इंटीजर कांस्टेंट का है, अब वो बात आती है, इंटीजर कांस्टेंट आपका हमें पता है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव व्यक्त करने के लिए आपको एक बिट चाहिए, मतलब 0 से आपने पॉजिटिव व्यक्त कर लिया और 1 से आपने क्या, क्योंकि ये सारा जो भी व्यक्त करेगा किस में करेगा, बाइनरी में, तो साइन व्यक्त करना पड़ेगा आपको। तो ये मान लो 1 से नेगेटिव व्यक्त किया,
एक बिट तो सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो किसका काम करती है, साइन बिट का, मतलब वो साइन के लिए काम आ गई। अब मैग्नीट्यूड मतलब नंबर का जो मान है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, रियल वैल्यू, उसका जो मान है, एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी, साइन को छोड़ दें, उसके लिए आपके पास कितने बिट बच गए, अब 16 थे तो 15 बच गए आपके। ठीक है, तो 15 बिट में सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो 2 की घात 15 होगी। ठीक है, तो 2 की घात 15 मतलब 2 की घात 10 इंटू 2 की घात 5। 2 की घात 10 आपका होता है घातांक नियम अगर आपको पता है तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो बेस सेम है तो घातांक ऐड हो जाते हैं, 10 और 5, वापस इसको इस रूप में लिख सकते हो। तो 1024 होता है 2 के घात 10, याद रखना। और जो 2 की घात वो होता है 32, तो इसका जो मान आता है वो 32,768 आता है। अब 32,768 तो हमारे यहाँ कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन क्या है आपका, -32,000, तो माइनस मान लो साइंड है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो आपको एज्यूम करना है कि साइंड ही होगा अगर लिखा नहीं है। ठीक है, और माइनस की वैल्यूज भी आ रहे हैं तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो सबसे लोएस्ट मान होगा, माइनस की तरफ होगा भी तो। ठीक है, ये तो इंटीजर कहा तो ये दोनों तो पहले ही आउट हो गए, क्योंकि ये डेसिमल है, रियल नंबर्स है, पॉइंट आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही बाद हो गए। अब करेक्ट आंसर या तो ये है या ये। अब माइनस में है तो सबसे छोटा होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ आप किए बिना, सॉल्व किए बिना आपको आ गया, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चा कौन लास्ट में, एक ही ऑप्शन बचा होगा, आपका करेक्ट आंसर यही है। अब हमारा यहाँ आ रहा है सबसे बड़ा नंबर 32,768 और यहाँ जो करेक्ट आंसर है 32,763। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जीरो जो है, जीरो आप कहाँ से, जीरो भी एक नंबर है, उसको आप किस तरफ कंसिडर करोगे, पॉजिटिव साइड में कंसिडर करोगे। तो जीरो पॉजिटिव कोड आपके पास 32,768 कोड है। तो मान लो आपने एक जीरो से व्यक्त किया एक कोड को, इस तरह से आपका जो लास्ट में का कोड बचेगा वो 32,700 से कितना बचेगा, 67 बचेगा। 68 तक नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव साइड गिनती कहाँ से शुरू की, जीरो से शुरू की व्यक्त करना। तो जो मैक्सिमम नंबर होगा वो कहाँ तक होगा, 32,767 इज द करेक्ट आंसर। तो जिसका भी ये आंसर है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सी वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद। अब बात करते हैं सी वेरिएबल नाम। हमने देखा वेरिएबल मतलब नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मतलब कोई भी मेमोरी लोकेशन है उसको कोई न कोई नाम दे सकते हो आप, और प्रोग्रामर को आसान बनाता है ये डेटा स्टोर करना, डेटा फैच करना आप नाम से कर सकते हो। जो नाम आपने दिया है वो आप प्रोग्राम में, जैसा कि आप मैथमेटिक्स में करते हो, जैसे समीकरण में आप ax + y, तो इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह बनाया गया है कि हम पढ़ने में आए। तो सी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें आप ऐसे ही एक्सप्रेशंस लिख सकते हो जो कि क्या हो, पढ़ने में आए, है ना। जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है x = y + 5, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम मैथ्स में लिखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो ये नामकरण के जो रूल है, ये नाम रखने के लिए नेमिंग रूल्स है, ये आपको पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं ये नाम रखने के रूल्स क्या है। ठीक है, तो ये रूल्स आपके हैं, हम 1 बाय 1 सारे रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला रूल है कि जो पहला अक्षर फर्स्ट लेटर के लिए एक रूल है, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम का जो पहला अक्षर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नाम का पहला अक्षर अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जो अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर आप सब जानते होंगे, अंडरस्कोर कैरेक्टर मतलब ये जो नीचे की तरफ डैश होता है, डैश से नीचे, मतलब A_B, ये बिल्कुल अक्षर के नीचे से आता है, ये अंडरस्कोर है, A_B। ठीक है, डैश नहीं, ये A-B है, हाइफन, ये नहीं, ये अंडरस्कोर है। तो अंडरस्कोर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है। अब अल्फाबेट स्मॉल भी हो सकता है, और छोटा ए से छोटा जेड भी हो सकता है, और कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में भी, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में भी कोई भी हो सकता है। तो ये पहला नियम आपको याद रखना है। स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, और यहाँ यही पूछा है किससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नेम कैन नॉट स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हमें पता है दो चीज़ों से स्टार्ट हो सकता है, एक अल्फ़ाबेट से, एक अंडरस्कोर से। ठीक है, तो दूसरा रूल, हम सारे रूल पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। दूसरा रूल ये कहता है कि इसमें स्पेशल सिंबल्स अलाउ नहीं है, सिंबल्स नहीं होने चाहिए। तीसरा रूल कहता है डिजिट्स आर अलाउड, डिजिट्स अलाउ है, पर डिजिट होना कहाँ चाहिए,
पहला डिजिट नहीं होना चाहिए, बीच में फिर कहीं भी डिजिट यूज कर सकते हो। डिजिट मतलब आपका 0 से लेके 9 तक, ठीक है। ब्लैंक स्पेस आ जाता है, जैसे कि ब्लैंक स्पेस यूज नहीं कर सकते, ए स्पेस बी ये इनवैलिड नेम हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। डिजिट अलाउ है, अल्फाबेट्स अलाउ है, अंडरस्कोर अलाउ है बीच में भी। अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल केवल अंडरस्कोर अलाउ होता है, अंडरस्कोर आगे भी हो सकता है शुरू में और बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ एक अपवाद है, स्पेशल सिंबल नहीं अलाउ है एक्सेप्ट एक को छोड़कर, और वो कौन है, अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी सब अलाउ नहीं है, अंडरस्कोर अलाउ है। तो ये 3 रूल है और ये आपको याद। और लेंथ क्या होनी चाहिए, चौथा रूल लेंथ के लिए आता है, तो ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि हमारी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए, लॉन्ग नेम्स अवॉइड करते हैं हम, ठीक है, लॉन्ग नेम्स को अवॉइड करते हैं। पहले 31 अक्षर ही वो डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करता है कंपाइलर, पहले 31 लेटर से वो पता करता है कि दोनों नाम अलग है या सेम है। तो हमें लॉन्ग नेम अवॉइड करनी चाहिए, यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो पहला सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट, शुरू नहीं हो सकता है, अल्फाबेट से तो हो सकता है, ये हमने देखा, तो ये तो आंसर नहीं है। नंबर नहीं होना चाहिए, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये हो सकता है, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। और स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, ठीक है, स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, श्योर, अदर देन अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल उसकी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात सही है, ये भी सही है, ये तो आंसर ही है, ये भी आंसर सही है, क्योंकि स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कैन नॉट स्टार्ट विद लिखा है, किससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो इससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एक नंबर से और एक स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर को छोड़कर, अदर देन वाले उसको छोड़कर। तो यहाँ 2 करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 4th, बोथ 2 एंड 3। तो जिसने भी ये किया है उसका आंसर करेक्ट है। ये रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा फॉल्स है, कौन सा आपका गलत है। तो यहाँ हम देखेंगे, एक 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ईच न्यू सी इंस्ट्रक्शन, हर एक नया सी इंस्ट्रक्शन, निर्देश, ठीक है, जो है हैज टू बी रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन, उसको सेपरेट लाइन पे लिखना आवश्यक है, ऐसा आवश्यक नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है। हम देखते हैं कि सी में आपने एक स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट 1, फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन ये बताता है कि यहाँ आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, आगे जो है नया स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। इसके बाद आप कितने भी स्पेस छोड़ो और यहीं पे आप स्टेटमेंट 2 लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है स्टेटमेंट 2 कहाँ होना, मतलब पढ़ने में साफ दिखे, इसके लिए हम प्रैक्टिस ही करते हैं कि हर बार स्टेटमेंट क्या करते हैं, नई लाइन में लिखते हैं कि पढ़ने में साफ दिखे, पर ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। इसी कारण से आप कहीं भी लिख सकते हो, आप एक लाइन छोड़ के फिर आप यहाँ नई लाइन में आपने स्टेटमेंट 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है, स्टेटमेंट 4 आपने कहीं यहाँ नई लाइन में यहाँ लिख दिया, तो ऐसे आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। इसी कारण से सी को क्या कहा जाता है, फ्री फॉर्म लैंग्वेज। क्या कहा जाता है, फ्री फॉर्म लैंग्वेज, मतलब लिखने में कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि यही लिखना है या ये कहीं भी लिखो, पर जो सिंटेक्स है वैलिड होना चाहिए कि लिखना क्या है, सेमीकोलन आना जरूरी है, सिंटेक्स वैलिड होना चाहिए, रूल सारे फॉलो होने चाहिए, बाकी आप कहीं भी लिख सकते हो। तो हर एक सेपरेट पे ये आवश्यक नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, यूजुअली ऑल सी स्टेटमेंट्स आर एंटर्ड इन स्मॉल केस। ये प्रैक्टिस है, यूजुअली का है, मतलब आमतौर पर जितने भी सी स्टेटमेंट लिखते हो हम, जो वेरिएबल नेम वगैरह रखते हैं, स्मॉल केस ही यूज करते हैं प्रोग्राम टाइप करने में, तो ये ट्रू है। ब्लैंक स्पेसेस मे बी इंसर्टेड बिटवीन 2 वर्ड्स इन अ सी स्टेटमेंट, ब्लैंक स्पेस को 2 वर्ड्स के बीच में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि x बराबर 5 था, ठीक है, अब ऐसा न लिख के आपने बिल्कुल पास में लिखा है, या फिर आपने बहुत सारी जगह छोड़ के फिर यहाँ आपने 5 लिख दिया, तो ब्लैंक स्पेस अलाउ है किसी भी स्टेटमेंट में, तो ये भी ट्रू है। ब्लैंक स्पेसेस मे बी इंसर्टेड बिटवीन 2 वर्ड्स मतलब 2 टोकन्स, वर्ड्स को बेसिकली क्या कहा जाता है इसमें, टोकन्स, और टोकन्स के बीच में आप कितने भी स्पेस क्योंकि अलाउ है, ठीक है, तो ये करेक्ट है, ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी इंसर्टेड विद इन अ सी वेरिएबल नेम। सी वेरिएबल नेम ले रहे हो आप, तो ब्लैंक स्पेस बीच में आपने वेरिएबल नाम के बीच में ब्लैंक स्पेस आप इंसर्ट, यहाँ पे स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है, स्पेस क्या है, स्पेशल सिंबल है और वो अलाउ ही नहीं है, कैन नॉट बी इंसर्टेड, इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ये बात सत्य है, ये ट्रू कह रहा है,
कि इसको इंसर्ट नहीं किया जा सकता, ट्रू है, ये सही बात कर रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब एक ऑप्शन रहा जो फॉल्स है और ये पहला है, तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, कि सी लिखना जरूरी है हर एक स्टेटमेंट को नई लाइन में, जो कि नहीं है, तो ये आपका फॉल्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटीजर कांस्टेंट इन सी मस्ट हैव, एक इंटीजर कांस्टेंट में क्या होना जरूरी है? तो ये आपको देखना है इंटीजर कांस्टेंट कैसा होता है। हम ये पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट जिसका मान में परिवर्तन नहीं हो, इंटीजर मतलब जो पूर्णांक व्यक्त कर रहा हो, ठीक है, जैसे कि 4 हो गया, 26 हो गया, तो इनमें क्या होना चाहिए? एक डिजिट होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है, एक डिजिट तो होना ही चाहिए भाई, डिजिट होगा तभी तो इंटीजर बनेगा, तो एक डिजिट होना आवश्यक है, यस। एटलीस्ट 1 डेसिमल पॉइंट आवश्यक नहीं होता, डेसिमल पॉइंट होते ही वो इंटीजर नहीं रहेगा। 4.5 कह दिया आपने तो इट इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर है ही नहीं, तो डेसिमल पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए। कॉमा अलाउ नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मान लो 1000 लिखते हैं हम, 1020 लिखा, तो हमने देखा कि 1000 के लिए यहाँ कॉमा लगा दिया, सैकड़ा के लिए 1 लाख और यहाँ 1000 का कॉमा लगा दिया, तो ये कॉमा कंफ्यूज करता है कंपाइलर को। जब हम सी प्रोग्राम में नंबर्स यूज करते हैं तो उनमें कहीं भी कॉमा या स्पेस, हम सोचते हैं कॉमा लगाने से पढ़ने में आसान होगा, पर ये अलाउ नहीं है। तो कॉमा, ये रूल है इंटीजर कांस्टेंट फॉर्म के, ठीक है, तो इसमें कॉमा अलाउ नहीं होता, कोई स्पेस अलाउ नहीं, तो एक डिजिट होना ही चाहिए, ये गलत है। डिजिट सेपरेटेड बाय कॉमा, नहीं, कॉमा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अलोंग विद मतलब हर एक डिजिट के बाद कॉमा, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा एटलीस्ट 1 डिजिट होना जरूरी है। तो जिसने भी पहला आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैरेक्टर वेरिएबल कैन नेवर स्टोर मोर देन, हम देख चुके हैं कैरेक्टर वेरिएबल जो है, कैरेक्टर का अर्थ ही होता है सिंगल लेटर, सिंगल अक्षर, एक ही अक्षर, उसी को आप कैरेक्टर कहते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर 32 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स, 254 एट अ टाइम आप एक ही स्टोर कर पाओगे, क्योंकि 1 बाइट का होता है एक कैरेक्टर वेरिएबल। मान लो इसका नाम दिया सी, इसकी मेमोरी लोकेशन, तो ये साइज कितनी रिजर्व कर देगा? 1 बाइट रिजर्व कर देगा कंपाइलर आपके लिए इस सी एच वेरिएबल के लिए। तो करेक्ट आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सी वेरिएबल नेम कैनॉट कंटेन, इन अ सी वेरिएबल नेम कैनॉट कंटेन, सी वेरिएबल नाम में क्या नहीं होना चाहिए? ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। हाइफन भी नहीं होना चाहिए, हाइफन मतलब डैश, ब्लैंक स्पेस नहीं अलाउ है, डेसिमल पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नाम में ए डॉट भी नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो ये तीनों, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज 4th, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन सी, ठीक है, इनमें से कौन सा फॉल्स है, गलत है? तो एक 1 बाय 1 हम इन सबको पढ़ेंगे। पहला है, the first is keywords can be used as a variable name। अब keywords आप इसको तभी कर पाओगे जब आपको पता हो keywords क्या होते हैं। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे इसको समझे कि keywords होता क्या है। कीवर्ड्स क्या है यहाँ ये समझना आवश्यक है। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स, जो रिजर्व्ड, पहले से रिजर्व्ड है, और इनको कौन यूज करता है? कंपाइलर द्वारा यूज किया जाता है, और इनका कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग रहता है। ये उसी पर्पज के लिए, उसी मीनिंग रहता है जिसके लिए इनको बनाया गया है, पर्पज है, इनको एक विशेष पर्पज के लिए, उद्देश्य से बनाया गया है, रिजर्व किया गया है। तो उनको आप क्या कहते हो? कीवर्ड्स कहते हो। और सी में ऐसे कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। अब सोचो आप, अगर इस कीवर्ड को वेरिएबल नेम के लिए यूज करेंगे तो कंपाइलर क्या हो जाएगा? सीधी बात है, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एक कीवर्ड है जो कहीं यूज होता है, हम आगे पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि कीवर्ड्स क्या क्या होता है। जैसे जैसे आप लैंग्वेज को सीखोगे और डिफरेंट कंसेप्ट को सीखोगे तो कहाँ कौन सा कीवर्ड काम में आ रहा है, तो इस तरह से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कौन से कीवर्ड यूज किए हैं आपने। तो यहाँ आप देखेंगे कि कीवर्ड का नाम और वेरिएबल नेम हमें पता है, वो भी नाम हो सकता है अल्फाबेट से शुरू होकर। तो यहाँ कीवर्ड्स को आप नाम यूज नहीं कर सकते। यहाँ इसने लिखा क्या है? कीवर्ड कैन बी यूज कर सकते हो, तो ये फॉल्स है। पहले बात ये फॉल्स है क्योंकि कीवर्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन डिजिट हो सकता है, यस, ये ट्रू है।
वेरिएबल नेम में डिजिट हो सकता है, पर शर्त ये कहती है पहला अक्षर अल्फाबेट होना चाहिए, बाकी डिजिट हो सकते हैं, कहीं पे भी डिजिट आ सकता है। ठीक है, तो ये डिजिट हो सकता है, यही पूछ रहा है। हाँ, हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज वेरिएबल नेम्स डू नॉट कंटेंट अ ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, डू नॉट कंटेंट, ये करेक्ट है, ये बात सही कर रहा है, कहीं पे ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स कैन बी यूज, यस, ये बात अब तो यहाँ एक कंसेप्ट समझेंगे। कैपिटल लेटर्स A1 भी एक वेरिएबल नेम है, तो ये वैलिड है, कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ ये देखने वाली बात है, तो अगर आपने एक वेरिएबल A1 लिया है और एक कैपिटल A1 लिया है, स्मॉल A1, तो यहाँ क्या करता है, सी प्रोग्राम जो है, सी प्रोग्रामिंग है जो है केस सेंसिटिव है। क्या है, केस सेंसिटिव, मतलब केस मतलब दो तरह केस हो गए, स्मॉल केस लेटर्स और कैपिटल केस लेटर्स, अपर केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ केस सेंसिटिव है, मतलब सी कंपाइलर स्मॉल इन दोनों को अलग अलग मानेगा, ये दोनों अलग है, ये दोनों आपके क्या है, सेपरेट है, अलग है। तो कैपिटल लेटर्स कैन बी यूज, यस दे कैन बी यूज। तो आप याद रखोगे, ये चीज पूछी जा सकती है क्वेश्चन इस तरह, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यस इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, इसने पूछा था फॉल्स कौन सा है, और फॉल्स जो है वो आपका है पहला, द फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, वेरिएबल कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आपको कई सारे कंसेप्ट इस क्लास से समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।